आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी क्लास कक्षा 9 के विज्ञान क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 का एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। जैसे पहले वाले अध्याय में हुआ था एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर था, उसी तरह हम अध्याय 2 में भी बात करेंगे, जो कि प्रश्न आपके बुक के बीच बीच में दिया होगा, या फिर बुक के कह रहा हूँ उस पाठ के बीच बीच में दिया रहेगा, या फिर उस पाठ के अंत में दिया रहेगा। ठीक है, बुक के लास्ट नहीं, पाठ के अंत में, हर एक पाठ के अंत में या उस पाठ के बीच बीच में दिया रहता है यह प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हो रहेगा एनसीईआरटी पाठगत प्रश्न, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप हेडिंग टू हेडिंग पढ़े हैं उसको हम हेडिंग से समझ लेंगे, या जो कुछ अलग दिखाई देगा उसको हम अलग से बता देंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थों से आप क्या समझते हैं? तो आपको शुद्ध और अशुद्ध दो पदार्थों के बारे में हमने अच्छे से लिखवा करके PDF भेजा है और उसके बारे में बताया। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवों से बना होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को ख़त्म करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उससे। दूसरा प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो समांगी और विषमांगी में बताए थे, ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग समान होता है उसे समांगी, जिसका प्रत्येक भाग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे विषमांगी कहते हैं। ठीक है, इसमें चीनी और पानी का घोल, बालू और मिट्टी का मिश्रण, ये सब समांगी विषमांगी में आ जाते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न खत्म हुआ हमारा। तीसरा प्रश्न है कि एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में, फिर से सुन लीजिए, एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। ये प्रश्न है आपका। देखिए, आप जानते हो विलयन की सांद्रता, आपने लिखा होगा विलयन की सांद्रता क्या होता है? होता है विलेय का भार या द्रव्यमान कह सकते हैं, और विलयन का द्रव्यमान या भार। ठीक है, द्रव्यमान गुणे 100 ये होता है। ठीक, अब उसके हिसाब से रख देंगे। देखिए, विलेय का भार कितना हो जाएगा और विलयन का, तो देखिए यहाँ पर विलेय का भार प्रश्न में कह रहा है एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो विलेय का भार आपका आ गया 50 ग्राम। विलयन किससे बना होता है? विलेय प्लस विलायक से। तो विलेय का भार 50 प्लस विलायक का भार 400 दिया हुआ है, तो 400 कर देंगे, पूरे को जोड़ करके भाग देंगे तो 450, यानी पूरा गुणे यहाँ पे कर देंगे 100, वहाँ पे सूत्र में है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 11.9% आ जाएगा। सांद्रता जब भी पूछे तो विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा, और उसमें विलेय और विलायक को छांटना पड़ेगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो फिर वही बात, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं उसका एक एक उदाहरण आपको बता देना, वही अंतर हो जाएगा। अगर परीक्षा में पूछता है तो आप क्या करेंगे, उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए सबसे पहले समांगी मिश्रण, उसका परिभाषा लिखो, एक उदाहरण, फिर नीचे क्या करेंगे, विषमांगी मिश्रण, फिर एक उदाहरण परिभाषा के साथ। ऐसे कर दीजिए, चाहे 2 कॉलम बना के एक साइड में समांगी के बारे में लिख दीजिए, एक तरफ विषमांगी के बारे में, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो कणों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, कोलाइडी होता है, निलंबन होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप लिख देंगे, चाहे 3 कॉलम बना के लिख दीजिए, चाहे फिर तीनों का बारी बारी से हेडिंग कर दीजिए, पर आपको लिखना होगा तीनों में अंतर हेडिंग करके। अगला प्रश्न है, इसी तरह से आप कर लेंगे, देख लीजिए। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में
293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता आप इसी तरह से करेंगे, विलेय का भार बटे विलयन का भार या द्रव्यमान गुणे 100। अब इसमें छांटेंगे, विलेय क्या है, सोडियम क्लोराइड है, विलायक क्या है, जल है। ठीक है, जल में घोला जाता है तो जल क्या हो गया, विलायक, और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, विलेय। तो विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का भार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 100 प्लस 36 करेंगे तो 136, और विलेय का भार क्या हो गया 36, यानी 36 बटे 136 गुणे 100 हो जाएगा, जो पहले हो चुका है उसी के आधार पे है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अपना। इस पेज पे तो नहीं है कोई प्रश्न, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छठवां प्रश्न है, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। मतलब मिट्टी का तेल है और पेट्रोल है, दोनों को आपस में मिला दिए जो कि घुलनशील होते हैं, मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं, पर उसे हमें अलग करना होगा तो कैसे करेंगे। उसके लिए एक विधि होती है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि एक प्रभाजी आसवन स्तंभ होता है, मतलब इस टाइप से बना लेंगे, फिगर मान लेते हैं इस तरह से। इसमें पेट्रोल को और उसके मिट्टी के तेल को, दोनों के मिश्रण को डाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रभाजी स्तंभ में ठंडा करना शुरू करेंगे। जब उसका जिसका टेम्परेचर जैसे मान लीजिए किसी का 5 है, किसी का 6 डिग्री क्वथनांक है, तो उस हिसाब पे जैसे ही कम होता आएगा वह धीरे धीरे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी का तेल और पेट्रोल के मिश्रण को अलग किस विधि द्वारा किया जाएगा, तो आसवन द्वारा, क्या बोलते, ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो मिश्रण होगा उसको प्रभाजी स्तंभ में ले जाएंगे और उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो वह सब अपने क्वथनांकों पर जितना क्वथनांक होगा उस ताप पे वह सब क्या होंगे, धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। आगे है, नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है, पृथक करने की समान विधियों के नाम बताइए। मतलब जो पृथक करने के अलग अलग पदार्थ रहेंगे उनको पृथक मतलब कि अलग करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि दही से मक्खन, दही से जो मक्खन निकालते हैं, आपने देखा होगा दही को मथनी ले करके घुमाते हैं तो उसमें जो मक्खन होता है अलग होता है, तो वो उस विधि का क्या नाम होता है, अपकेंद्रण विधि। ठीक है, अपकेंद्रण विधि द्वारा हम क्या करेंगे, उसे अलग कर लेंगे। अपकेंद्रण क्या होता है, देखिए हम बता देते हैं आपको। कोई भी चीज़ है अगर वह वृत्ताकार पथ पे ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती, तो उसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, तो जैसे मथनी जो होती है ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पूरा घूमता है, तो घूमने से क्या होता है कि जो दही में मक्खन होते हैं वह बाहर जो फोर्स लगता है उसके साथ ये खींचे चला आता है। इस वजह से क्या होता है कि वह दही से मक्खन अलग हो जाता है। तो आपको सिंपल से बताना है कि दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। समुद्री जल से नमक, समुद्री जल है उसमें से नमक निकाला जाता है वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन में क्या होता है कि कोई भी द्रव होता है या कोई भी विलयन होता है उसको रख देते हैं एक सामान्य ताप पर, धीरे धीरे वह क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, जो ठोस पदार्थ बचता है वह शेष बच जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे समुद्री जल से नमक निकालते तो समुद्र का जो पानी होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं मेड़ बना करके खेतों में, फिर वह धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, तो जो नमक का कण बचता है नीचे बैठा रहता है। उस तरह से हम समुद्री जल से नमक को अलग कर लेंगे। नमक से कपूर को कैसे करेंगे, कपूर आप जानते हो ऊर्ध्वपातज होता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आठवां है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार का मिश्रण को पृथक करेंगे। तो जो अशुद्ध हो गए पदार्थ उसको हम क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, कुछ इसमें अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, फिर से 9वां प्रश्न है, एनसीईआरटी करके दिया हुआ है, पाठगत प्रश्न यहाँ बुक में। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा भौतिक क्रिया है, कौन सा रासायनिक गुण है या क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है। तो आपको बता दें, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ का स्वरूप तो बदल जाता है पर उसके अंदर का जो परमाणु होते हैं उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होती, उनके अंदर जो संरचना होती है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लेते हैं लकड़ी है, उसको काटे तो लकड़ी कटा पर उसके अंदर का जो भी परमाणु हैं उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी वह दूसरा पदार्थ में नहीं बदला।
उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक में क्या होता है कि जिसका परमाणु ही बदल जाए, उसका स्वरूप बदल जाए, वो परमाणु दूसरे परमाणु में चेंज हो जाए या किसी और परमाणु के साथ जुड़ करके कोई नया यौगिक बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब आपको एग्जाम्पल से समझना है कि कैसे कैसे आपको बताना है यहाँ पे प्रश्न में कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला है पेड़ों का काटना, तो पेड़ों का काटना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन जो है वह पिघलेगा तो भी भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके अंदर के जो परमाणु होंगे उनकी संरचना चेंज नहीं होगा। अलमारी में जंग लगना, जंग लगेगा तो धीरे धीरे लोहा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, जल उबलता है वाष्प बनता है तो वह भी भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें जो जल में कण होते हैं वहीं वाष्प में भी परमाणु या कण होते हैं। फिर है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, तो उसका क्या हो गया, जल था, जल में H2O था और दोनों निकल के अलग अलग चीज़ बन गया, वहाँ पे क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर है जल में साधारण नमक का घुलना, कोई भी नमक घुल रहा है तो उसमें कुछ नया चीज़ नहीं बन रहा है तो घुल गया। फलों से सलाद बनना, तो फलों से सलाद भी क्या हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज़ का जलना, कोई भी चीज़ जलती है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लकड़ी जल जाएगी तो लकड़ी का स्वरूप चेंज हो गया, वह कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगी, कुछ राख बना लेगा यानी कार्बन के रूप में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसको आप करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण में अलग करने का प्रयत्न कीजिए। जो भी आप पदार्थ देख रहे हो उसको अपने हिसाब से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में बांटिए, यानी उसका पहचान कीजिए। जो भी आप देख लीजिए, जैसे लकड़ी देख लिए, बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो कहोगे अशुद्ध है, क्योंकि लकड़ी में कौन कौन से पदार्थ हैं ये पता नहीं है, कितनी मात्रा में ये भी नहीं निश्चित है, इस तरह से बता देंगे। चलिए आगे थोड़ा सा कुछ प्रश्न और हैं, इसको देख लेते हैं, थोड़ा टाइम देख लें, ज़्यादा टाइम तो नहीं ना हुआ। चलिए अभी कम समय हुआ है, अभी हो जाएगा आगे। देखिए इसी तरह से फिर आगे पृथक करने की विधि है, इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखो प्रश्न को पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम बचाने के लिए आपको उत्तर को ही समझा दे रहे हैं क्या होता है। जैसे एक प्रश्न को ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, पानी में घुला हुआ है, तो उसको कैसे अलग करेंगे, किस विधि द्वारा। तो जानते हो कि अगर भाई नमक है पानी में घुला है, उसको अलग करना हो तो आप वाष्पन कराएंगे, मतलब गर्म करेंगे, जैसे वाष्पित होकर के पानी बाहर उड़ जाएगा वाष्प बन के, और जो नमक बच जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किस विधि का प्रयोग करेंगे, वाष्पीकरण विधि का। अगला है ऊर्ध्वपातन विधि, बी वाले का देख लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में न बदल के सीधे वाष्प में बदल जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड था अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसी तरह से छानने की क्रिया, कोई भी चीज़ है, कोई बड़े बड़े कण हैं, कुछ छोटे कण हैं, उसको अलग करना है तो छान करके भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण में आपको बताए हैं कि जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार यानी गोलाकार में घूमती है तो उसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं, और ये क्रिया अपकेंद्रण कहलाता है। तो इसमें इसको देखना चाहें तो आप देखिए, इसमें दिया दही से मक्खन निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अपकेंद्रण विधि पीछे हो चुका है। फिर आगे जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो कीप विधि, मतलब जो कीप होता है जिससे आप तेल डालते हो उस विधि द्वारा अलग करते हैं। चाय से चाय पत्तियों को पृथक करें, जो चाय होता है घर में बनता है, चाय पत्ती डाला गया होता है, अब चाय पत्ती को चाय से अलग करना होता है तो उसको क्या करते हो, छानते हो, तो छानने की विधि द्वारा कर लेंगे। फिर है बालू से लोहे के पीनों को पृथक करना। यदि बालू है उसमें लोहे के कण विद्यमान है तो आप क्या करोगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब चुंबक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि चुंबक क्या करेगा, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और बालू से लोहा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना। ये गाँव में स्पेशली होता है कि भूसा होता है, उसमें कुछ जैसे उसकी मड़ाई होती है जब, तो भूसे में कुछ गेहूं के दाने उपस्थित होते हैं, तो उसको गांव में क्या करते हैं, पंखे या नेचुरल हवा के साथ क्या करते हैं, उसको ओसाते हैं, ओसाई करके उसको अलग करते हैं। तो किस विधि द्वारा प्रयोग करेंगे, ओसाई द्वारा, ओसाई पृथक्करण विधि द्वारा, चाहिए ओसाई करके, बस इतना ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे,
तो पानी में यदि मिट्टी के कण है तो उसमें आप क्या करेंगे, फिटकरी डाल देंगे, तो फिटकरी क्या करेगा, धीरे धीरे उसको बैठा देगा नीचे की तरफ, मतलब कि उसका क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण हो जाएगा, एक तरह से नीचे की तरफ बैठ जाएगा। फिर है पुष्पों की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना, जो पुष्प होते हैं उनमें से अलग अलग रंगों को अलग करना हो तो उसके लिए क्रोमैटोग्राफी होता है, उस विधि द्वारा किसी भी रंग को अलग किया जा सकता है। ये सब है। आगे है प्रश्न देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील तथा अवक्षेप शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पतीले में पानी लेंगे, तो पानी लेंगे, गर्म करेंगे, तो वह किस काम का हो गया, विलायक का काम हो गया। विलायक शब्द का प्रयोग आपने कर लिया, पानी को चाय बनाएंगे तो पहले पानी डालेंगे, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। फिर क्या है, एक केतली में थोड़ी चाय की पत्ती डालेंगे, जब चाय की पत्ती डाल दिए तो जो पत्ती गई उसमें दाने गए चाय के, वह क्या हो गया, विलेय हो गया। फिर उबलते पानी को केतली में डाल लेंगे और चाय पत्ती को कुछ देर तक फूलने देंगे, जब चाय थोड़ा फूल जाएगा तो घुल करके क्या बना लेगा, विलयन बना लेगा। फिर एक कप में चीनी डालेंगे, चीनी भी क्या है, विलेय है। विलयन को केतली में हिलाएंगे, तो जब हिलाएंगे तो वह क्या होगा, घुलेगा, तो उसे बोलेंगे घुलना। फिर क्या होगा, चाय पत्ती है उसको अलग से छान करके चाय पत्ती और जो तरल पदार्थ होता है पानी के साथ उसको अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, छानने की विधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे इन प्रश्नों को 6 स्टेप में। आप इसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा ये लंबा है, इसको बाद में देख लिया जाएगा, आगे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इनके बारे में। लेकिन निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आप कर लेंगे, संतृप्त विलयन क्या होता है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल में विलेय की वह मात्रा जो अधिकतम घुल सके, उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। शुद्ध पदार्थ के बारे में आपको बता दिए हैं, कोलाइडी विलयन बता दिए, निलंबन थे, यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, आप नोट से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए। जो समांगी होगा उसको आप अलग करिए, विषमांगी होगा उसे अलग करिए। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय, ये सारी चीज़ें को समांगी और विषमांगी के हिसाब से आपको अलग कर लेना है। ठीक है, चलिए, और इसी तरह से निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, तो आपको बताना है शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अवयव हों तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। इसमें और तरह के अवयव हों, किस कण के, मतलब उस पदार्थ में और भी कण हो दूसरे पदार्थों के, उसे अशुद्ध कहेंगे। जिसमें इसमें देख लीजिए, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये सब शुद्ध हैं और बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान कीजिए। विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो समांगी जो मिश्रण होगा उसी को विलयन बोलेंगे। तो यहाँ मिट्टी है, समुद्री जल है, वायु है, कोयला है, तो इसमें से आपको छांटना है, आप छांट लेंगे। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाई जाती है, कोलाइडी विलयन में। तो आपको बताना है, इसमें छांटना पड़ेगा कि कोलाइडी विलयन कौन है। जैसे मैं ऑप्शन में दिया है, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च। तो इसमें दूध और स्टार्च का जो विलयन होता है वह कोलाइडी विलयन होता है। और पढ़े होंगे, सही से मेरी क्लास लिए होंगे, तो उसमें आपको मिला होगा कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव की घटना पाई जाती है, जबकि वास्तविक विलयन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो तत्व की परिभाषा को समझ लेंगे, यौगिक की परिभाषा को समझ लेंगे एक बार, और फिर इसके बाद मिश्रण की। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, सारे में को बता सकते हैं। इसमें सोडियम है, मिट्टी है, चीनी का घोल है, चांदी है, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन और चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बुक में, इसको आप छांट लेंगे। ठीक है, फिर आगे उसी तरह से निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो आपको रासायनिक में क्या होता है कि किसी परमाणु का स्वरूप बदल जाए, चाहे वह यौगिक ही दूसरे यौगिक में चेंज हो जाए, तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूड़ तथा बालू का मिलना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ़ बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप छांट लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह पाठ पूरा समाप्त हुआ। पाठ नंबर 2 का एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर, यानी जो प्रश्न है उसके उत्तर को हमने समझ लिया है। बाकी चीज़ें आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा और बुक से पढ़ लीजिएगा। आपको पिछली क्लास में हमने बताया कि इन सबको समझने से पहले आप पीछे का क्लास को देख लेंगे, चाहे नोट्स के माध्यम से सारे टॉपिक को याद रख लेंगे, समझ लेंगे, तब इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है,
तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को भी समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद।